Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Welcome back to STEM International English 6th book की continuation. I'm Zinia Shah और last video में we did the first part of our exercise chapter 6 और अब हम second part की तरफ बढ़ रहे हैं. In this particular part we have something new. We are going to discuss verbs, the different types of verbs. We are going to discuss adjectives, different types of adjectives and also present continuous tense में sentence का structure कैसे बनेगा और नाउन और प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो स्ट्रक्चर होता है, एग्रीमेंट होता है, उसका क्या मतलब है और उसको किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया जा सकता है. वी आर गोना डाइव इनटू दैट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. Alright, so this is the second part of the exercise जो कि chapter number 6 cherry tree की continuation हमने कर रहे हैं. And here we start with the part go grammar और grammar के अब कुछ new components को आज हम पढ़ेंगे. And the one which we are focusing today is the verb. So a verb is a word that shows an action or a state of being. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि action को बता रहा है या state of being को बता रहा है कि उस टाइम पे वो चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है, उस पर्टिकुलर वर्ड को या लफ्ज़ को हम वर्ब कहते हैं. और समटाइम्स इट सेज कि वर्ब हैज़ टू पार्ट्स. कभी कभार वर्ब के दो हिस्से होते हैं, जैसे कि अ मेन वर्ब एंड ए हेल्पिंग वर्ब. एक वर्ब मेन भी होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. तो आइए अब इसके डिफरेंस को जानते हैं. अ मेन वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपन्स. एक मेन वर्ब जो होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो क्या कर रहा है या फिर क्या हो रहा है उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल रन, सिंग, स्लीप, जंप. राइट, कोई भी ही रन्स, ही सिंग्स, ही स्लीप्स, ही जंप्स, तो वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है इन दी और बाय यूजिंग दी मेन वर्ब. अ मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन इन ए सेंटेंस. तो हमने देखा कि ही रन्स, तो इट्स स्टैंडिंग अलोन इन सेंटेंस. उसको कोई भी जो है फर्दर वर्ड नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंग. फिर हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. अ हेल्पिंग वर्ब वर्क्स विद अ मेन वर्ब टू शो टाइम, टेंस और कंडीशन. कोई भी ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ टाइम, टेंस या फिर सेंटेंस टेंस और कंडीशन बता रहा है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं. और कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि टू बी, टू हैव, टू डू. टू बी, ठीक है, जो वो टाइम के साथ आ जाएगा, टू हैव टेंस के साथ आ जाएगा और टू डू कंडीशन आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल टू बी में आ रहे हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी. के कुछ हो रहा है, कब हो रहा है वो हमें पता चल रहा है. टू हैव में आ जाता है हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव. इससे हमें पता चलेगा कि कौन से टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में. या फिर टू डू में आ जाते हैं डू, डज, डिड, विल डू के कंडीशन क्या है, राइट, होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, स्टफ लाइक दैट. तो बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. अब हम इन्हीं को मेन वर्ब्स के भी तरीके से इस्तेमाल करके देखने जा रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के भी तरीके से देखने जा रहे हैं. जैसे हमारे पास अब हम सबसे पहले बी से स्टार्ट कर रहे हैं. तो एज अ मेन वर्ब हम उसको स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. ही इज़ ए टीचर, राइट. तो इज़ का इस्तेमाल हो रहा है, हमने देखा टू बी में इज़ आता है. ही इज़ अ टीचर मेन वर्ब था, इसको कोई भी और पर्टिकुलर एडिशनल वर्ड नहीं चाहिए उस सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए. माई ब्रदर वॉज वेरी टायर्ड, अगेन सेम थिंग. और स्कूल इज़ नियर द पार्क, नो एक्स्ट्रा वर्ड नीडेड. और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं शी इज़ रीडिंग ए बुक. शी इज़ अ बुक तो नहीं लेंगे, शी इज़ रीडिंग ए बुक आ गया, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और रीडिंग इसका मेन वर्ब हो गया. फिर उसके बाद द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड नहीं लिख सकते, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड देयरफॉर दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. आई लर्निंग इंग्लिश ग्रामर डजंट मेक सेंस. यू हैव टू ऐड अनदर वर्ब दैट इज़ एम. देयरफॉर आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर. ऐसे ही टू डूज की जो है वो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. एज अ मेन वर्ब भी देखेंगे और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे. तो एज अ मेन वर्ब लेट्स सी ऑलवेज डू योर होमवर्क. सो डू इज़ द मेन वर्ब ओवर हेयर. इसको कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू मेक सेंस. शी डज हर वर्क केयरफुली. ही डिड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम. सब में हम सेम पैटर्न देख रहे हैं. जबकि एज अ हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं कि दे डू नॉट वेस्ट फूड. दे डू नॉट वेस्ट फूड में
दे नॉट वेस्ट फूड डज नॉट मेक सेंस, उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए था, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने डू को इस्तेमाल किया. दे डू नॉट वेस्ट फूड. शी डज नॉट लाइक नॉइज. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. और मोस्टली डू एज अ हेल्पिंग वर्ब तब इस्तेमाल होता है जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों या फिर क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने हो. एंड द लास्ट वन इज टू हैव्स के अंदर जो है वो आ रहे थे एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब. तो एज अ मेन वर्ब हम देख लेते हैं कि एज अ मेन वर्ब हम हैव को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने मीन्स टू पोजेस और ओन का शो करना होता है कि कोई चीज़ हम पोजेस करते हैं, हमारी है, ये हमने दिखाना हो, तो फिर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. The first sentence for instance is I have a new school bag. मेरे पास एक नया स्कूल बैग है, तो possession में है मेरे, तो as a main verb मैंने have का इस्तेमाल किया. She has a fever today. उसको फीवर है आज, तो इसलिए हमने has को यूज़ किया और हमें इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. They had enough time, same pattern. और as a helping verb हम हमेशा पास्ट की बात करेंगे. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है. शी हैज़ कम्प्लीटेड द टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है. शी हैड गोन होम अर्ली, तो इसमें मेन वर्ब्स हम देख रहे हैं गोन, कम्प्लीटेड और फिश्ड, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन सेंस टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उसके साथ हमने हैव, हैज़ और हैड को ऐड किया है. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन विद द एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम टू बी, टू हैव, टू डू को जो है वो अब मेन वर्ब्स एंड एज हेल्पिंग वर्ब separately identify करने जा रहे हैं. So the question is to identify the main verb and helping verb in each sentence and write them down separately. Mother is cooking dinner. तो हम देखते हैं cooking is the main verb, is the helping verb. This jacket will keep you warm. तो will is the helping verb, keep you is the main verb. She has written a neat letter. Written is the main, has is the helping. He is standing near the gate. Standing main is helping. It is raining outside. Raining main is helping. And this was easy, right? ऐसे ही there is a newer thing, and that newer thing is pronoun antecedent agreement. और pronoun antecedent agreement क्या है? A pronoun is a word used in place of a noun. ये हमने पहले भी किया था. The noun to which a pronoun refers is called its antecedent. वो नाउन जो कि प्रोनाउन को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. जैसे कि आइए एग्जाम्पल से सीखते हैं. आयशा लॉस्ट हर पेंसिल, तो इसमें जो हर है वो आयशा को रेफ़र कर रहा है, इसलिए हर जो है वो क्या हो गया इसके अंदर, एंटीसीडेंट. Right? Aisha is the antecedent of her. Basic pronoun antecedent agreement rules को देख लेते हैं gender and person के through. A masculine noun takes masculine pronouns, जिस तरह के he, him और his आ गई. A feminine noun takes feminine pronouns, जैसे कि she, her और hers आ गया. A neutral noun takes neutral pronouns, जैसे कि it और its आ गया. And the person, first, second और third of the pronoun must match its antecedent. चाहे पहला हो, चाहे second हो, चाहे third person का इस्तेमाल हो, हर person का अपना antecedent उसके साथ मैच करना चाहिए. जैसे कि हम कुछ sentences के थ्रू देखते हैं. Ali threw the ball, he threw it very far. अली के लिए he का जो है वो antecedent इस्तेमाल हो रहा है. So Ali threw the ball, he threw it very far. इसी तरह से this is a large water tank, it is made of steel. water tank की बात हो रही थी तो उसके साथ उसका neutral noun it इस्तेमाल हुआ है. Then Sana and Hira joined the team but they missed the practice. Again they न्यूट्रल है और किसकी तरफ जा रहा है, रेफर किसको कर रहा है, सना और हिरा को. देन ईच ऑफ द बॉयज फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑन टाइम. हर लड़के ने अपना काम वक्त पे ख़त्म कर लिया, तो हिज उसको रेफर कर रहा है. अहमद एंड बिलाल विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीक. विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीक, तो देयर जो है वो अहमद और बिलाल को रेफर कर रहा है. देयरफॉर दिस इज द एंटीसीडेंट ओवर हियर. देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट एंड दैट इज टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. तो हम उस एग्रीमेंट को समझते हैं और करेक्टली देखते हैं कि क्या सही दिया है कि नहीं. तो पहला सेंटेंस है neither the teacher nor the students brought notebook today. Neither the teacher nor the students brought notebook today. तो इसमें हमने देखा है कि brought their notebooks today होना चाहिए था. You are not allowed to bunk his classes.
You are not allowed to bunk your classes. Javeria and Saira carried her bags to school. ये तो लेकिन दो हैं, her तो singular तो नहीं आ सकता. Javeria and Saira carried their bags to school. Dr. Farah treats his patients with care. हम देख रहे हैं कि feminine noun है. Dr. Farah is a feminine person. तो फिर इस वजह से इसके साथ his नहीं her आएगा. Dr. Farah treats her patients with care. I screamed louder when you met a thief. I screamed louder when you met a thief. नहीं हो सकता. You has to refer to I. So I screamed louder when I met a thief. And these were the correct forms or correct pronoun antecedent agreements in these sentences. Now there is a new tense जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है present continuous tense. Present continuous tense क्या है? It is used to talk about actions that are happening right now or around the time of speaking. या तो अभी हो रहा है या फिर उस टाइम हो रहा था जिस टाइम उसकी बात हो रही है. Right. For instance, sentence structures के थ्रू जो है वो हम इस टेंस को समझेंगे. Affirmative sentence में present continuous tense कैसा दिखेगा? तो उसका स्ट्रक्चर है subject पहले आएगा, जो followed with is, am या are depending on subject ही क्या state है. फिर base form of the verb add होगी, लेकिन base form of the verb के साथ हम ing की addition करेंगे और lastly at the end of the sentence object को add कर देंगे. Example के तौर पे I am studying English grammar. ये अब की हो रही है, presently happening right now. I am studying English grammar. इसका इस्तेमाल आया depending on the subject and और फिर am का इस्तेमाल आया depending on the subject और studying verb के study के साथ ing का भी addition हो गया. Second one is we are playing cricket in the ground. तो we के साथ are लगता है और फिर play के साथ आगे ing लगा के we are playing cricket in the ground. And lastly she is watering the plants. वो अभी पानी दे रही है पौधों को, तो इसलिए is for she और फिर water के आगे ing in order to correct the sentence present continuous tense में. तो she is watering the plants. Negative sentences में इसको किस तरह से किया जाएगा? सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि verb के जो पहले है वो एक not की एडिशन हो गई है. जैसे I am not watching TV. मैं टीवी नहीं देख रहा. They are not going to school today. वो आज स्कूल नहीं जा रहे. He is not writing his homework. वो आज अपना होमवर्क नहीं लिख रहा. ऐसे ही we come towards the interrogative sentences और interrogative sentences में structure क्या होता है? स्ट्रक्चर सारा का सारा वैसे ही रहता है, नॉट बीच में से हट गया और सब्जेक्ट और इज एम आर की जो जगह थी वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गई. पहले सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता था, अब सब्जेक्ट सेकंड पे आ रहा है और जो सेकंड एलिमेंट था इज एम आर का वो फर्स्ट पे चला गया है. सो नाउ एग्जाम्पल के तौर पे आर यू लिसनिंग टू द टीचर? क्या आप टीचर को सुन रहे हो? इज शी क्लीनिंग हर रूम? क्या वो अपना रूम साफ कर रही है? एम आई डूइंग दिस करेक्टली? क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? यू नो, स्टफ लाइक दैट. और फिर we are given a particular task to read the following sentences and notice the use of the present continuous tense. तो कुछ और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है सेंटेंसेस की, उसको पढ़ लेते हैं. अहमद इज़ राइडिंग हिज बाइसाइकिल. अहमद अपनी बाइसाइकिल चला रहा है या राइड कर रहा है. द चिल्ड्रन आर नॉट एंजॉइंग द नॉइजी वेदर. जो बच्चे हैं वो नॉइजी वेदर को एंजॉय नहीं कर रहे. इस सारा प्रिपेयरिंग हर प्रोजेक्ट? क्या सारा अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रही है? आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टुडे. आज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने जा रहा हूँ. यू नो, सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स में देखा. सो राइट 5 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसी टेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ 5 sentences को बनाइए. एंड वंस डन, फिर उसके बाद वी आर टू स्टार्ट विद दी एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. हमने एडवर्ब पढ़ा था, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था. एडजेक्टिव नाउन को या फिर जो नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल किया जाता है. इट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन. वो उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स. कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइडेड हैं, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव्स कैसे इस्तेमाल किए गए हैं. So there are 10 students in our group. There are students in our group. लेकिन कितने हैं? 10 हैं. 10 एक additional information है of those students. Therefore, it is an adjective. The green fields looks
beautiful. Field है लेकिन green है, right? So the green field looks beautiful. You have a lovely house. You have a house, yes, but that house is lovely. So additional information. So thus lovely is the adjective over here. He feels tired after school. कि वो क्या फील कर रहा है, फीलिंग की जो है वो आगे फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है. He feels tired. Therefore tired is the adjective. I am happy today. Happy over here is again describing me, I, therefore it is an adjective. इसी तरह से we can move forward with the types of adjectives. Adjectives की अपनी बहुत ढेर सारी types होती हैं. There are different types of adjectives and each type gives specific information. It may describe quantity, quality, size, color, shape और origin. तो एडजेक्टिव जो भी हमने ऊपर भी देखा 10 है, क्वांटिटी बता रहा था, ग्रीन था तो हमें कलर बता रहा था, हैप्पी था तो हमें वो क्वालिटी और स्टेट बता रहा था, टायर्ड था अगेन क्वालिटी आ गई, लवली है तो भी क्वालिटी आ गई. तो इस तरह से डिफरेंट एडजेक्टिव्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया. क्वांटिटी हो गई तो सम या फ्यू भी यूज़ किया जा सकता है, राइट. क्वालिटी होगी तो काइंड एंड ऑनेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे साइज़ है तो बिग या स्मॉल हो सकता है. कलर है तो ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो जैसे भी वो भी हो सकता है. शेप की बात करेंगे तो राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सो एंड सो. और ओरिजिन की बात करेंगे फॉर इंस्टेंस कि वो कहाँ से जो चीज़ है वो बिलोंग करती है. सो फॉर इंस्टेंस आई एम अ पाकिस्तानी, तो इससे क्या चीज़ पता चल रही है कि आई बिलोंग टू Pakistan or my origin is Pakistan. Now read the given sentences below and understand the use of adjectives. Adjectives of color tell us what color something is. The bag is brown, etc. Right? Adjectives of quality describe the type of a noun. She is a polite student. तो polite उस लड़की के बारे में बात हुई है. Adjectives of origin show where something comes from. This is an Italian dish. Adjectives of size tells us how big or small something is. He has a tiny kitten. उसका size पता चल रहा है. Adjectives of shape describe the shape of something. There is a round table in the room. अब table square भी हो सकता था, table जो है वो elongated भी हो सकता था, लेकिन because it was round तो round की addition से हमें table की specific जो है वो description मिलती है. It is an adjective of shape. ऐसे ही adjectives of quantity tell us how much or how many. There are many books on the shelf or there are a few books on the shelf or some of the books are missing from the shelf, you know. तो किसी भी तरह से you can alter and come up with your own sentences. Write the given adjectives in their correct columns. अब कुछ adjectives provided हैं और उनको हमने उनके respected column में जो है लिखना है. Big हमें बता रहा है size, तो इस size में आ जाएगा. White is color. Oval is the shape. Much is the quantity. Pretty is the quality. Pakistani is origin. Flat is again shape. Few is quantity. Wide is quality. Red is color. And Chinese is origin. The last one in relation to this particular part is to rewrite the sentences by adding suitable adjectives. जैसे Ali is a boy who lives in a village. तो इसके अंदर हम क्या सूटेबल एडजेक्टिव डाल सकते हैं, कोई भी डाला जा सकता है. अली इज़ ए स्मॉल बॉय हु लिव्स इन अ विलेज. अली इज़ ए नॉटी बॉय हु लिव्स इन अ विलेज, यू नो, एनीथिंग. डिड योर सिस्टर बाय दिस ड्रेस? Did your sister buy this blue dress? Maybe, right? Anywhere you can add something. Did your elder sister buy this dress or did your younger sister buy this dress? ऐसे भी हो सकता है. I bought a bag from the shop. I bought a large bag from the shop. I bought a blue bag from the shop. I bought a yellow bag from the shop. I have a dog who runs fast. I have a dog who runs very fast. या फिर I have a small dog who runs fast. Right? I am looking for a bird. I am looking for a tiny bird. I am looking for a yellow bird. कुछ भी ऐसा वर्ड जो कि उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर नाउन को, उसके एडिशन आप इसमें कर सकते हैं and that is going to be an adjective over here. So I hope कि all these different types of verbs, main and helping और फिर adjectives के different types जिसमें quality, quantity, so and so हमने सब कुछ डिस्कस किया है. I hope it all makes sense. I hope कि आपको समझ भी आया है और आप इसको जो है वो अपनी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी प्रैक्टिस करेंगे. इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे in your entire personality as well when you are speaking it. And other than that, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं और जो कुछ टास्क्स जो कि आप
आपको दी गई हैं या बताई गई हैं उसको ज़रूर आपने करना है और प्रैक्टिस करते रहना है फ्रॉम वेयर एवर यू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी। और फिर मिलते हैं अगले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।